Economics. Now the next chapter is production function, fifth chapter. So this is production function. Production function basically tells a technical relationship between input and output of a good. So it doesn't tell that monetary value of the input which is used for the production. Input वो है जो आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब चीज़ें आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ इनपुट. और आउटपुट जो आप प्रोडक्शन करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका काम बैग बनाना है, सपोज आप बैग की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो बैग इज़ आउटपुट एंड वट एवर यूज फॉर मेकिंग दैट बैग, दैट इज़ इनपुट, दैट इज़ अ फिजिकल इनपुट. सो यू आर टेकिंग द physical input, not the monetary value of these input. So that is why it is a technical relation. Fine. So definition is given over there. You can mark this definition. So when you are talking about the production function, basically it is the production function which tells a maximum production you can do with the input or minimum quantity of input used for the production to produce a given level of output. यानी कि आप maximum कितना production कर सकते हो और minimum कितनी आपको input लगेगा जिससे कि आप maximum output प्रोड्यूस कर सकोगे. दैट इज द मेन पॉइंट रिगार्डिंग प्रोडक्शन फंक्शन. देन प्रोडक्शन फंक्शन एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट बट विद द टेक्निकल नेचर. इट्स नॉट इन द इकोनॉमिकल नेचर बिकॉज वी आर नॉट कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट इन मनी. नाउ द नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन टेक्नोलॉजी. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन, देन टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी. So that is the production function. Next, production function includes only the technically efficient method of production, which will increase only the production, and no inefficient method is used in production function. So if you are talking about production function, that is definitely in a positive way, not in the negative way. Now the next thing is, what is the difference between short run and long run? There we can get the difference. Short run, basically that is a period of time in which output can be changed by changing only variable factor. Basically if you are talking about short run, तो आपके पास inputs होते हैं. inputs में आपके पास अगर input ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में दो तरह के फैक्टर लेते हैं, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं शॉर्ट रन में, वो कभी भी चेंज नहीं होते, और वेरिएबल फैक्टर कैन चेंज टू इंक्रीज द आउटपुट. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी ली 1 करोड़ की, अब मशीनरी आपने 1 करोड़ की ली, उसके ऊपर आपने लेबर लगाई. लेबर की पर यूनिट कॉस्ट डेफिनेटली मशीनरी की पर यूनिट कॉस्ट से कम होगी, ठीक है. तो अब लेबर को आप इंक्रीज़ कर करके अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि आपने अगर एक बार मशीनरी 1 करोड़ की परचेज़ की है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू परचेज नेक्स्ट मशीनरी फॉर यू, दैट मीन्स यू आर इन शॉर्ट रन. अगर फिक्स फैक्टर आप नहीं खरीद सकते, आपके पास टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, दैट मीन्स यू आर इन शॉर्ट रन. अगर आप कहते हो कि मैं तो और मशीनरी परचेज़ कर सकता हूँ, अगर मुझे 1 करोड़ की मशीनरी पर 50 लेबर चाहिए और 50 लेबर एम्प्लॉय करने के बाद मैं अब एक और मशीनरी ईजिली परचेज कर सकता हूँ, दैट मीन्स यू आर इन लॉन्ग रन. दैट मीन्स ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. यानी कि जब आप इस कंडीशन में हैं दैट यू कैन नॉट इंक्रीज द फैक्टर which are fixed and you can increase only the variable factor, means some factors are variable which you can increase, and in short run we used to take only one factor is variable and all the others are fixed. So अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर शॉर्ट रन में आप हो, अगर हम इसको लॉ से, एक लॉ भी इसमें यूज़ होता है, अगर आप लॉ से उसको कनेक्ट करोगे तो एक ही फैक्टर को वेरिएबल माना जाएगा. लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं. शॉर्ट रन में there are factors which are variable मतलब which can be changed, and there are factors which are fixed which cannot be changed. Why they cannot be changed? Because you are not having money and resources to increase those factor in that particular period. That means you are in short run. But if you are able to increase all the factor, that means you are in long run. हम बात करें शॉर्ट रन की, तो यहाँ पर दो तरह के फैक्टर हैं, वेरिएबल एंड फिक्स एज इट इज़ मेंशन, और यहाँ पर सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं, फिक्स नाम की कोई चीज़ें नहीं होती, ठीक है. शॉर्ट रन के अंदर बेसिकली डिमांड ज़्यादा एक्टिव होती है, बिकॉज योर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज आफ्टर अ लिमिट. एक लिमिट के बाद अपनी सप्लाई को आप इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फिक्स फैक्टर, आप फिक्स फैक्टर बढ़ा नहीं सकते. फिक्स फैक्टर के ऊपर कितने लेबर लगाओगे, मैक्सिमम जितनी लगाओगे, उसके बाद आप सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे. तो डिमांड इज़ मोर एक्टिव विच इज़ मेड बाय द कंज्यूमर फॉर योर प्रोडक्ट, दैट इज़ मोर एक्टिव. क्योंकि जो कंज्यूमर डिमांड करता है वो ये सोच के डिमांड नहीं करता कि आप सप्लाई कितनी करोगे, वो तो अपनी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर विदाउट नोइंग दैट यू आर इन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन. लेकिन यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर बोथ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस, बट हेयर डिमांड इज मोर एक्टिव, ठीक है, देन सप्लाई. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन शॉर्ट रन विच फैक्टर विच इज आउट ऑफ, ये दोनों मार्केट फोर्सेज होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई. तो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई में से कौन सा ज़्यादा एक्टिव है? शॉर्ट रन में डिमांड ज़्यादा एक्टिव है, और लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वली एक्टिव फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस, ठीक है. सो नेक्स्ट
Variable and fixed factor that we have discussed. Variable factor refer to those factors which can be changed in the short run, but fixed factor cannot be changed in the short run. Fine. Like machinery, building, land. और अब हम बात करते हैं वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर के डिफरेंस की. वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन. ये हम बात कर चुके कि शॉर्ट रन में जिसको हम चेंज कर सकते हैं. और फिक्स फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन. दे वेरी डायरेक्टली विद द आउटपुट. आउटपुट का मतलब जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे बैग्स बना रहे हो, वेरिएबल फैक्टर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा. या वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाओगे तो आउटपुट भी बढ़ता जाएगा. लेकिन फिक्स फैक्टर के केस में दे डू नॉट वेरी, दे रिमेन फिक्स्ड विद द चेंज इन आउटपुट. एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल, दीज आर द एग्जाम्पल. और इसकी पर यूनिट कॉस्ट भी देखो बहुत कम होती है. एंड फिक्स फैक्टर बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हेयर पर यूनिट कॉस्ट इज ऑल्सो मोर देन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. After that, next topic is short run production function and long run production function. So short run production function is known as variable proportion type and long run production function is known as constant proportion type. So short run production function की अगर हम बात करते हैं तो short run production function के अंदर that is a situation where output is increased by changing only one input while the other all are अनचेंज मीन्स कांस्टेंट. तो शॉर्ट रन में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अगर हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को बात करते हैं तो ये एक लॉ से कनेक्टेड है जिसके अंदर हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर है वेरिएबल जिसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ऑल द अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर सभी फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं, सभी फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो एंड ऑल द फैक्टर्स इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल अगर एक मशीनरी, अभी मैंने एग्जांपल लिया, एक मशीनरी अगर 1 करोड़ की है और उसमें 50 लेबर है, तो अब दूसरी मशीनरी जो आएगी वो भी 1 करोड़ की सपोज करो आ रही है, तो उसके ऊपर हमारी लेबर इक्वल, यानी कि एक के बाद 2 मशीनरी हो गई तो रेशो क्या हो गई, 50 के बाद 100, तो यानी कि रेशो हमारी सेम रह जाएगी. ठीक है, 1:50 एंड व्हेन 1 मशीनरी एंड 50 लेबर, तो रेशो इज 1:50 बिटवीन द इनपुट्स एंड one more machinery has been added, तो now there are 2 machineries and now 50 labor more will be included. so labor कितनी हो जाएगी 100, तो 2:100 again it is 1:50. तो रेशो इनपुट्स के बीच में हमेशा सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी. इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू फैक्टर शॉर्ट रन को, और हम इसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल. मेंशन है इसके अंदर, नाम आप नोट कर सकते हो. ठीक है, और शॉर्ट रन का नेम है वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप और लॉन्ग रन का नेम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप, क्योंकि कांस्टेंट रहता है. ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस में रहता है, बिटवीन द इनपुट, यानी कि बिटवीन द इनपुट हम दो फैक्टर ले लेते हैं. एक हम ले लेते हैं सपोज करो मशीनरी और एक हम ले लेते हैं सपोज करो लेबर. ठीक है, तो इस तरह से इसको डिफाइन करोगे. देन कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर देयर. टोटल प्रोडक्ट को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट को एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं. टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, टोटल रिटर्न, टोटल आउटपुट, ये सब इसके नाम है. मार्जिनल प्रोडक्ट का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, मार्जिनल आउटपुट, मार्जिनल रिटर्न, मार्जिनल प्रोडक्शन इसका नेम है. एवरेज प्रोडक्ट का भी सेम ऐसे, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एवरेज रिटर्न, एवरेज आउटपुट, हम इसको इन्हीं नामों से बोलते हैं. ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट नेम है, यह ध्यान रखना. अब मैं आपसे सीधा लॉ के बारे में बात करूंगी, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है बेसिकली आपका, इसके लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी. दिस इज द टेबल गिवन इन योर बुक, यू हैव टू फॉलो द सेम टेबल, नो प्रॉब्लम. Fixed factor are there, suppose land is given over there, and then variable factor. Variable factor you are increasing 1 by 1. Definitely अगर fixed और variable factor दोनों मौजूद हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट रन है. नहीं तो यहाँ पर फिक्स फैक्टर नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल होता है, तो इसका मतलब हम लॉन्ग रन में होते हैं. तो अब हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्शन को सपोज कर रहा है, वो दिखा रहे हैं. जब एक लेबर थी तो मार्जिनल प्रोडक्शन थी आपकी 10 यूनिट. जब एक और लेबर इंक्रीज हुई तो मार्जिनल प्रोडक्शन हुई आपकी 20 यूनिट्स, यानी कि पहली लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन 10 यूनिट्स है और दूसरी लेबर का कॉन्ट्रीब्यूशन 20 यूनिट्स है. और अगर मैं टोटल प्रोडक्शन देखूँ, जब एक लेबर थी तो टोटल प्रोडक्शन कितना था 10. अब सेकेंड लेबर ने आके 20 का कंट्रीब्यूशन दिया तो टोटल कितना हो गया 30. यानी कि फर्स्ट लेबर जब थी तो टोटल प्रोडक्शन था 10 और फर्स्ट लेबर का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन था 10. सेकेंड लेबर के आने से 20 यूनिट इंक्रीज हो गया, क्योंकि सेकेंड लेबर का कंट्रीब्यूशन 20 यूनिट्स है और टोटल कितना हो गया 30. यानी कि आप 30 यूनिट कब बनाते हो, जब आपके पास 2 लेबर होती हैं. सेकेंड लेबर के आने से टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज होता है, 30 - 10 20. ठीक है, ये इस तरह से आप बात करोगे. So marginal production basically is the change in total production due to change in variable factor, and total production is the total output with the combination of the fixed and variable factor. ठीक है, ये आपकी बात हो गई. पहले आपने बढ़ाना है टोटल प्रोडक्शन को 10 से फिर 30, यानी कि उससे ज़्यादा से बढ़ाना है. ये एक ही मशीनरी है जिस पे सारी लेबर एम्प्लॉय कर रहे हो आप. 2 लेबर सफिशेंट है, फिर भी आप तीसरी लेबर ले आए. तीसरी लेबर के आने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन होता है तीसरी लेबर का 50. आप ये 2 इंक्रीज़ करके आपको तीसरे का डिक्रीज़ करना है. आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले 3 का इंक्रीज़ कर लो, 10, 20, 30, और फिर फोर्थ वाले का डिक्रीज़ कर दो. लेकिन ट्रेंड यही होगा, पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा. देखो, थर्ड वाले का कंट्रीब्यूशन है 50, फोर्थ वाले का 7,
फिफ्थ वाले का 0, फिफ्थ वाला 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है और सिक्स वाला फिर माइनस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, -4। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर जो है वो आपका 10 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेकंड यूनिट ऑफ लेबर 20 यूनिट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और थर्ड यूनिट ऑफ लेबर 15 एंड फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर 7, फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर 0 एंड सिक्स यूनिट ऑफ लेबर -4। तो इस तरह से आप देख रहे हो, पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 0, फिर माइनस। यही ट्रेंड आपने रखना है। ये नहीं है ज़रूरी कि 10 के बाद 20 है, 10 के बाद आप 30 लगा लो, 10 के बाद आप 40 लगा लो, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले इंक्रीज दिखाना है, फिर डिक्रीज दिखाना है, फिर 0, फिर -4। जब तक ये इंक्रीज होगा तब हम इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अब ये माइनस में चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ये तीनों डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर आप चाहो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक भी इंक्रीज दिखा सकते हो, तो यानी कि फोर्थ तक वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर चलेगा। मतलब जब तक दूसरे वाला पहले से ज़्यादा बड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जब नेक्स्ट वाला पहले से कम होगा तो उसको बोलेंगे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर 0 यूनिट तक जाएगा। अब तुम बोलोगे कि फिफ्थ यूनिट वाला जब कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा तो हम इसको क्यों कंसीडर कर रहे हैं सेकंड फेज में, क्योंकि यहाँ पर हमारी टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। अगर भले ही जो एडिशनल लेबर है वो भले ही कम कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन वो टोटल प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर रही है ना। देखो 10 यूनिट 30, फिर 45, 52, ये डिक्रीज भी तो नहीं कर रही ना, तो इसीलिए फिफ्थ यूनिट ऑफ लेबर को भी वो एम्प्लॉय कर लेगा। लेकिन सिक्स यूनिट लेबर जो डेंजरस है, जिसके बाद हमारी टोटल प्रोडक्शन ही डिक्रीज हो रही है, यानी कि अब तुम प्रोडक्शन कर रहे हो 48 बैग्स की, जो कि मार्केट में सप्लाई हो रहा है 48 बैग्स। तो इस केस में आपसे पूछा जाएगा कि अप टू विच स्टेज अ प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस अप टू सेकंड स्टेज। Why at second stage producer should produce? Because up to second stage total production is increasing. It is another thing that initially it is increasing at increasing rate and then it is increasing at diminishing rate. ये हो रहा है ना 42 - 45 देखो 7, 52 - 50 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, बट इट इज इंक्रीजिंग। बट प्रोड्यूसर शुड नॉट एंटर द थर्ड स्टेज, दैट इज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज हियर द टोटल प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ से आप डेफिनेशन के बारे में बात करोगे। डेफिनेशन क्या है आपकी, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as increased unit of only one input keeping other input fixed, then total production initially मतलब starting में increase होता है increasing rate से, and marginal production increasing, and then it is total production is at increasing at diminishing rate and marginal production is decreasing, and finally at negative rate and marginal production is नेगेटिव इन दिस केस। तो टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में, दोनों के बारे में बताते हो तो भी ठीक है डेफिनेशन में, टोटल प्रोडक्शन के बारे में बताते हो तो भी ठीक है। देखो इसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में तीनों के बारे में बताया हुआ है। TP increases at increasing rate and MP increases. Then phase 2 total production rises at decreasing rate, जैसे कि देख रहे हो पहले decreasing rates में हो रहा है, उसके बाद MP decreases and but remain positive, but in second stage TP falls and MP become negative। जैसे कि देख सकते हो TP is increasing up to this point। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, TP is increasing at increasing rate। 10 के बाद क्या आ रहा है 30, तो 20 का इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। तो उसको सेकंड स्टेज बोलेंगे, बिकॉज TP इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, एंड थर्ड स्टेज में TP इज फॉलिंग एंड MP बिकम नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी अजम्पशन क्या है लॉ की, अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अजम्पशन क्या है इसकी, इट ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, ये सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है। फैक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। देन द लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर इंक्लूडिंग लैंड। लॉ सभी पर अप्लाई होता है, सारे फिक्स फैक्टर पर अप्लाई होता है, चाहे वो लैंड हो, लेकिन सर्विसेज पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये मेंशन नहीं किया हुआ, बट एक बात है ये, अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। यानी कि अगर आप ऐसे प्रोडक्शन की बात करते हो जिसमें इधर फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर आर रिक्वायर्ड, तो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। देन द लॉ अप्लाइज टू फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली, दैट हैज बीन टोल्ड, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कैन बी ईजिली डिटरमिन। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के चेंज को ही डिटरमाइन करेंगे, यानी कि लेबर चेंज करेंगे बस सिर्फ, और उससे हम आउटपुट को डिटरमाइन करेंगे, और एक ही फैक्टर होगा जो वेरी करेगा, चेंज होगा। नाउ इट इज अज्यूम दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं रहेंगे। ये कोई बात नहीं है कि अगर आप लैंड नहीं बढ़ा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप लेबर को बढ़ा दो डबल रेट से तो आपका वो सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर आप लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो लेबर उसका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेबर एक लिमिट तक ही प्रोडक्शन कर सकता है, और उसके बाद देख लो अपने आप नेगेटिव हो रही है प्रोडक्शन, ठीक है, ये एक बात है। अब इसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे इसी लॉ के ऊपर। एजम्पशन लिखना कंपलसरी है। अच्छा, एक दो एजम्पशन और भी है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, ऐसा नहीं है कि जब सेकंड लेबर है तो टेक्नोलॉजी कुछ हो रहा है और थर्ड यूनिट ऑफ लेबर की बात आ रही है तो टेक्नोलॉजी कुछ और हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर
टेक्नोलॉजी सेम रहेगी हर टाइम। इट इज अज्यूम दैट ऑल वैल्यूएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। हम यहाँ पर ये नहीं मानेंगे कि अगर ये नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है तो ये 6 यूनिट ऑफ लेबर बुद्धू है, ऐसा कुछ नहीं है, या फिर ये 5th यूनिट ऑफ लेबर बुद्धू है। सारे लेबर इक्वली एफिशिएंट है और सारे लेबर जो है वो क्या कर रही हैं, सारी लेबर इक्वल एफिशिएंट है और सारी लेबर क्या कर रही है, सारी लेबर इक्वल एफर्ट कर रही है, बट टाइमिंग उनकी डिफरेंट है। टाइमिंग उनकी गलत हो गई, 6 यूनिट की टाइमिंग बिल्कुल ही गलत हो गई कि लास्ट में उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं वो फिक्स फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग। देखो 1:1, 1:2, द रेशो कीप्स ऑन चेंजिंग, 1:3, 1:4। इसलिए हम उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। इसके बाद आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम भी इसमें बना हुआ है। ठीक है, डायग्राम को देखोगे, नीचे क्या दिखाओगे, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से है ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर क्या ड्रॉ करोगे, टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ऊपर टोटल प्रोडक्शन दिखाना, नीचे मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे ही इकोनॉमिक्स में डिफाइन कर रखा है। आपने अपनी इकोनॉमिक्स नहीं बनानी, जैसे डिफाइन कर रखा है आपने उसको फॉलो करना है। यहाँ पर हम दिखाएंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन में देख रहे हो कि क्या है, 10 20 15 7 0 -4 है। तो यहाँ पर हमने एक ले लिया है ट्रेंड 10 20 30 40 50 60, और यहाँ पर भी इंटरवल 10 20 30 40 50 60। ये टोटल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब ऐसे ही पॉइंट सारे ड्रॉ कर दोगे, जैसे इसमें पॉइंट ड्रॉ कर रखे हैं। जैसे 1 पे कितना है, 1 पे मार्जिनल प्रोडक्शन 10 है और 1 पे टोटल प्रोडक्शन भी 10 है। 1 पे 10 और 1 पे 10। तुम बोलोगे अब 0 तो है नहीं, तो इसने क्यों दिखाया। 0 पे इसलिए दिखाते हैं डायग्राम की कंप्लीशन के लिए। 0 से स्टार्ट करते हैं ताकि डायग्राम कंप्लीट लगे। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन को तो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन को आपकी मर्जी है, चाहे आप आगे से भी स्टार्ट कर लो। इसने 0 से स्टार्ट किया, आप भी 0 से स्टार्ट कर लो, नहीं तो आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड टोटल प्रोडक्शन 30 और मार्जिनल प्रोडक्शन 20। देखो सेकेंड 30 और ये सेकेंड 20, थर्ड 45 टोटल प्रोडक्शन दैट इज़ 45। देख लो यहाँ पर ले रखा है इसने, और इधर थर्ड 15 इसने ले रखा है, यहाँ पर थर्ड 15। देखो डिक्रीज होना शुरू हो गया। इसी तरह से इसने सारे पॉइंट्स आगे ड्रॉ कर रखे हैं। मैं 5th से बात कर रही हूँ, 5th 0 एंड मार्जिनल टोटल प्रोडक्शन 52 0 52। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल साथ में रहेंगे क्योंकि 4th और 5th पे 52 है, दोनों पे सेम है। 6 यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव -4, यहाँ पर आप ले सकते हो -10 और फिर -4 पे। ये से -4 इसने दिखाया नहीं हुआ, लेकिन आप यहाँ पर ले सकते हो -10 और फिर नीचे इसको -4 पे ले जा सकते हो। टोटल प्रोडक्शन फॉल हो रहा है 48, तो ये फॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेज को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने वर्टिकल लाइंस लगाई हुई है, आपको भी ऐसे लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यू हैव टू शो द स्टेजेस इन द डायग्राम। फर्स्ट स्टेज कहाँ खत्म होती है, सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन लास्ट इंक्रीज हुआ है इंक्रीजिंग रेट से, तो सेकेंड यूनिट पे फर्स्ट स्टेज खत्म होती है। यानी कि जहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन की चोटी है, 1 पॉइंट यहाँ लगाओगे। जहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है, 1 पॉइंट यहाँ लगाओगे। ठीक, उसके बाद इन लाइन को वर्टिकल इसी तरह से ड्रॉ कर लोगे। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से 3 स्टेजेस बन जाएंगी। फंडा क्या है, फंडा ये है इसके अंदर कि सेकेंड स्टेज पे फर्स्ट स्टेज फिनिश हो रही है जहाँ टोटल प्रोडक्शन लास्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। सेकेंड स्टेज वहाँ फिनिश हो रही है जहाँ पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम उससे ऊपर नहीं इंक्रीज़ हो रहा, उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसके ऊपर ये तुम्हारी क्या है, सेकंड स्टेज एंड। और थर्ड स्टेज आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए ज़्यादा बात नहीं करेगा क्योंकि नेगेटिव में ये जाता नहीं है। सेकंड स्टेज तक आप टोटल प्रोडक्शन कर सकते हो। यहाँ पर इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, या मार्जिनल प्रोडक्शन 0 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ये डायग्राम में आपको मार्क करके दिखाना चाहता है। आपको इनके नाम रखने ज़रूरी हैं, जैसे PQM इसे नाम रखे हुए हैं, S नाम रखोगे तभी आप डायग्राम में एक्सप्लेन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आपको बड़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपने भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। स्टेज 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम O to Q where total production is increasing at increasing rate, and also marginal production curve starting from O to P. ठीक है, O mean origin to P, and marginal production is increasing from O to P up to second unit. Then लिखोगे इसमें marginal production total production is basically increasing again from Q to M in second stage at diminishing rate, and marginal production is decreasing from P to S. And at P point marginal production is maximum, and at M point total production is maximum. And then total production is falling after M point, and marginal production is also becoming negative. That is in the third stage. And in the second stage marginal production remain positive. In the first and second stage marginal production remain positive. तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। बिल्कुल आपको एक्यूरेट एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर, आपने भी इतना ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये है आपकी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन। अगर आप ये टेबल बना देते हो, डायग्राम बना देते हो, एजम्पशन लिख लेते हो, डेफिनेशन लिख लेते हो, ये लिखना भूल जाते हो, तो आप लगाओ आपके 6 में से 4 मार्क्स आएंगे।
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देनी बहुत ज़रूरी है आपको डायग्राम की. There you can mention point of excellence. Q is a point of inflection point. There it is mentioned that when the total production is increasing at increasing rate and MP is maximum, there the point of inflection comes out at Q point. ये पेज टर्न करोगे तभी आपको यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के बारे में बताया हुआ है इसने. दोबारा से वही सब, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ ईच वेरिएबल फैक्टर राइजेस, ये सब आपको इसने फिर से बताया हुआ है. इनिशियली द वेरिएबल आउटपुट इज़ टू स्मॉल एज कम्पेयर टू फिक्स्ड इनपुट, सो दैट इज़ वाई डिवीज़न ऑफ लेबर विल बी पॉसिबल. ये जो चीज़ें इसने यहाँ पर डिफाइन कर रखी हैं, आप इन चीज़ों को रीज़न में भी दिखा सकते हो. ठीक है, ये इसने बहुत ज़्यादा डिफाइन कर रखी है, आप इसको यहाँ पर रीज़न पे बात कर सकते हो. नाउ रीज़न फॉर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्यों होता है फर्स्ट स्टेज, क्यों होता है सेकंड स्टेज और क्यों होता है थर्ड स्टेज. फर्स्ट स्टेज क्यों होता है? बिकॉज देयर इज़ अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर. देखो, सबसे पहले आपने एक मशीनरी ली, उस मशीनरी पे आपने लेबर एम्प्लॉय की, अब उस फिक्स फैक्टर का बेटर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है. दूसरा रीज़न क्या है? इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर आर वेल एफिशिएंट इन देमसेल्फ, लेकिन क्योंकि डिवीज़न ऑफ वर्क ईजिली हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द फैक्टर्स, जो वेरिएबल फैक्टर आते हैं, जो लेबर आती है, उसके अंदर काम को आप डिवीज़न ऑफ वर्क को आसानी से कर पाते हो, जिसकी वजह से सारे वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ हो जाती है और उनमें स्पेशलाइजेशन आ जाती है, एंड देन डेफिनेटली दे विल गिव टोटल प्रोडक्शन विद इंक्रीजिंग रेट. देन इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर. देखो, फिक्स फैक्टर जो यहाँ पर होते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर के साथ कंबाइन होते हैं, ये बेसिकली इंडिविजिबल है, यानी कि आप फिक्स फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते छोटे छोटे पार्ट्स में. ये नहीं कि अगर एक लेबर है तो आप फिक्स फैक्टर को काट के बोल दोगे एक लेबर को बस तो इसी पे मशीनरी के बस इस पार्ट पे काम कर. मशीनरी इज़ होल इन होल वन, तो ये इंडिविजिबल है, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते. तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप उसी फिक्स फैक्टर के ऊपर जितना रिक्वायर्ड लेबर है उसको इंक्रीज़ करते जाओ. तो जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के ऊपर रिक्वायर्ड लेबर को आप इंक्रीज़ करते जाते हो, उससे क्या होता है, उससे आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है. ठीक है, और फिक्स फैक्टर भी प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं. ठीक है, और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम होता है, इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से और मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है. देन सेकंड स्टेज रिटर्न्स ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर. सेकंड स्टेज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर. ऑप्टिमम का मतलब होता है जितना मैक्सिमम यूज़ हो सकता है उतना मैक्सिमम हो रहा है, जितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन वेरिएबल और फिक्स फैक्टर में बन सकता है उतना बन रहा है. इसके बाद टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है. सेकंड स्टेज का एंड यही होता है कि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाती है. ऑप्टिमम यूज़ जितना फिक्स फैक्टर का हो सकता है हो चुका है. इसके बाद तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन ने नेगेटिव ही देना है. तो मैं पता है सेकंड स्टेज के बाद नेगेटिव आती है. तो यहाँ पर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जो है, जितना मैक्सिमम फिक्स फैक्टर के ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर मैं कहूँगी एम्प्लॉय कर सकते हो, ज़बरदस्ती लगा सकते हो, उतना आपको टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, बट डिमिनिशिंग रेट से. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कितना मर्जी फिक्स के ऊपर तुम वेरिएबल फैक्टर लगा लो, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वो नेगेटिव रिटर्न्स में जाएगा ही जाएगा. अल्टीमेटली वो टोटल प्रोडक्शन एक जगह पर आकर रुक जाएगा. तो क्योंकि ये दोनों के एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. ये नहीं कि आपके पास मशीनरी लेने के पैसे नहीं है तो एक मशीनरी इज इक्वल टू 100 लेबर. नो, लेबर कैन नॉट कम्पीट विद मशीनरी एंड मशीन कैन नॉट कम्पीट विद द लेबर. दे आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. तो एक लिमिट के बाद कितनी मर्जी लेबर लगा लो, इवन देन यू विल गेट टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट टोटल प्रोडक्शन फॉल. अब है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर की होता है. लास्ट स्टेज क्यों है? लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर. फिक्स फैक्टर की एक लिमिटेशन है, वो अपने ऊपर लेबर को ले सकता है लेकिन एक लिमिट में, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स ही वो देगा. नेक्स्ट, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर के बीच में एक पुअर कोऑर्डिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नाउ द फिक्स फैक्टर आर ओवर बर्डन विद द वेरिएबल फैक्टर. तुम एक ही मशीनरी पर लेबर लगाए जा रहे हो जबकि उनका काम है या नहीं है. थर्ड स्टेज में आकर उनका कोऑर्डिनेशन एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, पुअर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टोटल प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो जाता है. डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. वर्क डिवीज़न का मतलब ही खत्म हो जाता है यहाँ पर. ठीक है, और आपको जो एडवांटेज फर्स्ट स्टेज में मिल रहा था कि आराम से वर्क को डिवाइड कर पा रहे थे और आपके जो लेबर थी वो स्पेशलाइज हो रही थी और आपको ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही थी, वो अब रिवर्स हो जाता है. इतना ज़्यादा आप ओवरलोड कर देते हो फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर से, यानी कि मशीनरी के ऊपर लेबर को इतना ओवरलोड कर देते हो कि अब काम को बांटना पॉसिबल नहीं होता. इतने छोटे पार्ट्स में काम को बांटना पॉसिबल ही नहीं हो पाता, जिससे कि आपको डिसएडवांटेज मिलने शुरू हो जाते हैं और आपका जो नेगेटिव रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें हम इतनी बात करेंगे. ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और ये है उनके बीच का रिलेशन. यहाँ पर आपको एक डायग्राम और बना रखा है, रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी. इसके अंदर टीपी और एमपी को एक ही डायग्राम में बना रखा है. आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे बनाना है. देखो एक साथ बना रखा है, आप इस तरह से भी बना सकते हो. इसके अंदर आपका सेम आई थिंक टेबल यूज़ हो रही है. हाँ, सेम टेबल यूज़ हो रही है और डायग्राम ये एक ही इसमें बता रहा है.
ठीक है। और इसमें आपका टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन बता सकते हो, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज एट अप टू सेकंड यूनिट ऑफ अप टू सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या हो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी इज इंक्रीजिंग, एंड in the second stage TP is maximum and MP becomes 0 at the end of the stage, and then in the third stage when TP negative then MP falls. आप चाहो ऊपर नीचे दिखा सको जैसे आपने पहले बताया, ऊपर TP टोटल प्रोडक्शन बना, नीचे मार्जिनल प्रोडक्शन, आप चाहो तो एक साथ भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप दोनों तरह से कैसे भी दिखा सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद अब तुम्हारा एक है ये, इसको आप कट कर सकते हो, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात कर रहा है, विच इज़ नो मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि आप लॉ ऑफ बेसिकली जब मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है तो उसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, एंड हेयर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट्स। तो इसको ये अननेसेसरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसमें तीनों स्टेजेस कर लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। ये सेम आपने वैसे ही फिक्स फैक्टर लिया हुआ है और सेम यहाँ पर ऐसी वेरिएबल फैक्टर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि रिलेशन एपी और एमपी का आपने शो करना है। एपी क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन तो आपको पता है कि दैट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय या मैं कहूँगी दैट इज़ द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन विद द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। लेकिन एवरेज प्रोडक्शन क्या होती है, दैट इज़ द टोटल व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर, दैट इज़ एवरेज प्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालने लगूँ, यहाँ पर अगर मैं ऐड कर दूँ एक एवरेज प्रोडक्शन करके बाद, तो आ जाएगी मेरी यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 1 टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वेरिएबल फैक्टर 10, यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 2 15, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 15, 52 डिवाइडेड बाय 4 13, एंड 52 डिवाइडेड बाय 5 ये आ जाएगी तुम्हारी 14, एंड देन ये आ जाएगी तुम्हारी ये आपकी आएगी फिफ्थ यूनिट की 5 1 5, और ये 2 नीचे उतरेगा 10.4 आएगी, ये 12 नहीं आएगी सॉरी 10.4, और 6 की आ जाएगी 8, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज प्रोडक्शन भी डिमिनिश हो रही है, पे भी ऐसे हो रही है 10 15 15 देन 13 देन 10.4 देन 8। एवरेज प्रोडक्शन पहले आपकी इंक्रीज़ हो रही है, फिर आपकी डिक्रीज़ होती जा रही है। मार्जिनल प्रोडक्शन भी यही था, इंक्रीज़ हो रही थी फिर डिक्रीज़ हो रही थी। देखो मार्जिनल प्रोडक्शन तो आप खुद लेके चलते हो कि पहले आप उसको इंक्रीज़ करोगे, फिर डिक्रीज़ करोगे, फिर जीरो करोगे, फिर माइनस। लेकिन एवरेज प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करते हो। फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन को अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ ही जाता है तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। अब चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना है 10, और चेंज इन वेरिएबल फैक्टर कितना 1, तो 10 बाय 1। यहाँ पर कितना है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन 20 और ये कितना है 1 2 1 1, तो ये आ जाएगा आपका 20 बाय 1। ऐसे ही आप नीचे वाले में से सक्सेसिव यूनिट में से प्रीवियस यूनिट को माइनस करते जाओगे और यहाँ पर भी, और ऐसे ही आपस में डिवाइड करते जाओगे। तो ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा मार्जिनल प्रोडक्शन के केस में, और ये टोटल एवरेज प्रोडक्शन के केस में। एवरेज प्रोडक्शन के केस में एवरेज निकालोगे, फॉर्मूला क्या है टोटल प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और मार्जिनल प्रोडक्शन के केस में चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसके बाद ये आपका आ गया, इधर इसने एवरेज प्रोडक्शन ले रखा है, अच्छा ये इसने निकाला भी हुआ है। चलो यहाँ पर इसने जो मैंने तुम्हें यहाँ सॉल्व करके दिखाया सेम टेबल इसने फॉलो, पूरे चैप्टर में इसने एक ही टेबल फॉलो कर रखी है। आप चाहो तो टेबल का नंबर चेंज भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने मार्जिनल प्रोडक्शन 10 लेना है फिर 20 लेना है, आप इसको 10 के बाद 30 भी ले सकते हो, यहाँ पर 15 भी ले सकते हो। लेकिन ट्रेंड ये रखना है पहले इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, फिर उसके बाद 0 फिर -4, ठीक है। अब एवरेज प्रोडक्शन आपकी और मार्जिनल प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन के लिए सबसे पहले आपको इसमें मार्क करना पड़ेगा, सबसे मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पर और मार्जिनल प्रोडक्शन सबसे मैक्सिमम है। तो मार्जिनल प्रोडक्शन इज़ बिकमिंग मैक्सिमम बिफोर द एवरेज प्रोडक्शन, यही बात है ना। देखो एवरेज प्रोडक्शन थर्ड यूनिट पे मैक्सिमम हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन सेकेंड यूनिट पे मैक्सिमम हो रहा है, तो मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्शन सेकेंड यूनिट से पहले होता है। देन अब इसका डायग्राम, अगर इसको डायग्राम बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियरली दिखा सकते हो चीज़ों को। ये मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन का डायग्राम बनाया, हमेशा नीचे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखाओगे प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर और यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन इसी तरह से ड्रॉ कर रखा है, जैसे 1 पे 10 और दोनों 1 पे 10 है फर्स्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे, सेकेंड यूनिट पे ये 15 है और सेकेंड आपका है मार्जिनल प्रोडक्शन 20। इसी तरह से आप इसको आगे फर्दर ऐसे ही ड्रॉ करोगे। ये तुम्हारे करवाएंगे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन। क्या हो रहा है, सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन इज़ इंक्रीजिंग
and average production is also increasing. Maximum point of marginal production comes earlier than maximum point of average production. मैक्सिमम पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्शन का एवरेज प्रोडक्शन से पहले आ रहा है. उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन क्रॉसेस द एवरेज प्रोडक्शन, क्रॉस कर रहा है ये इसको. ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है. ये एवरेज है, ये मार्जिनल एवरेज को क्रॉस कर रहा है. ठीक है. एंड व्हेन, यहाँ पर तक बात क्या है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन देन एवरेज प्रोडक्शन राइजेस. जब तक मार्जिन प्रोडक्शन एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा होगा तब तक एवरेज प्रोडक्शन राइज होगा. इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि एवरेज प्रोडक्शन विल राइज, एवरेज प्रोडक्शन राइजेस जब तक ऐसा होगा. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन इज लेस देन एवरेज प्रोडक्शन, कम हो गया एवरेज से. अब क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन विल फॉल्स और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन कम्स अर्लियर देन एवरेज प्रोडक्शन. मार्जिन क्या है, मार्जिन यह है, जैसे मैं तुम्हारे अगर क्रिकेट की बात करूँ तो मार्जिन क्या हुआ, मार्जिन हुआ अगर फर्स्ट बॉल पे किसी ने सिक्सर दिया, सेकंड बॉल पे फिर सिक्सर दिया, तो ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन. और अगर मैं और थर्ड बॉल पे उसने जीरो पे आउट हो गया तो थर्ड बॉल का कंट्रीब्यूशन है जीरो. तो फर्स्ट बॉल पे सिक्सर, सेकंड बॉल पे सिक्सर और थर्ड बॉल पे जीरो. और अगर मैं यहाँ पर एवरेज निकालूँ तो फर्स्ट बॉल पे एवरेज कितनी आ रही है, 6. सेकंड बॉल पे एवरेज कितनी आ रही है, 6. और थर्ड बॉल पे एवरेज कितनी आ रही है, ये आ रही है आपकी 4. तो एवरेज आपकी, अगर आपका मार्जिन जीरो जा रहा है तो एवरेज आपकी उसी वक्त इमीडिएट फॉल हो रही है. एवरेज डेफिनेटली आपकी उसी वक्त फॉल हो जाएगी जैसे ही आपका मार्जिन फॉल हो रहा है. अब इस केस में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, अब जब तक वो एवरेज से ज़्यादा है तब तक आपका एवरेज प्रोडक्शन राइज होगा. मार्जिनल प्रोडक्शन का मैक्सिमम पॉइंट एवरेज प्रोडक्शन से पहले आएगा. यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो, एट सेकेंड, या ऐसे बात कर सकते हो, एट सेकेंड यूनिट मार्जिनल प्रोडक्शन becoming maximum, and at third unit average production is becoming maximum. And then when marginal production is less than average production, then average production is going to fall. देखो average production fall हो रही है. मार्जिनल एवरेज प्रोडक्शन कैन नॉट बी जीरो, एवरेज प्रोडक्शन कभी भी जीरो नहीं होगी और ना ही नेगेटिव होगी. लेकिन मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी जीरो एंड नेगेटिव बोथ. मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी. जैसे कि तुम्हें पता है कि टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है थर्ड स्टेज में, लेकिन एवरेज प्रोडक्शन जीरो नहीं होगी. एवरेज प्रोडक्शन जीरो तब होगी जब टोटल प्रोडक्शन जीरो होगी. इस लिमिट तक प्रोड्यूसर कभी जाएगा ही नहीं कि टोटल प्रोडक्शन माइनस हो जाए. माइनस टोटल प्रोडक्शन क्या होती है, -4 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या बात हुई. टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, ये बात हो सकती है कि मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर ये बात तुमने, ये रिलेशन इसमें तुम्हें बता रखा है यहाँ पर, ये दोनों का रिलेशन. एज लॉन्ग एज MP इज मोर देन AP, एवरेज मार्जिनल प्रोडक्शन इज मोर देन एवरेज प्रोडक्शन, देन AP राइजेज अप टू सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. Then when MP is equal to AP, then AP at its maximum. जब ये आपस में, जब आपका जो MP है that is equal to AP, देखो यहाँ पर इसके equal to AP हो रहा है. When MP is equal to AP, then AP at its maximum. जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तभी AP मैक्सिमम होता है. जैसे कि दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है सेकंड यूनिट में, लेकिन अगर हो सकता है तुम अपनी मर्जी की टेबल बनाओ और तुम साफ साफ यूनिट ना दिखा पाओ जब ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं. लेकिन होता यही है, जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो AP मैक्सिमम होता है, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है. व्हेन MP इज लेस देन AP, देन AP फॉल डेफिनेटली. देखो ये MP मार्जिनल प्रोडक्शन AP से कम हो गया, अब AP ने फॉल होना शुरू कर दिया. एंड देयर आफ्टर बोथ AP एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन फॉल, बट MP बिकम्स नेगेटिव, AP रिमेन पॉजिटिव ऑलवेज, एंड MP फॉल्स एट फास्टर इन कंपैरिजन टू AP. और MP जो है वो बहुत तेज़ी से गिर रहा है, AP उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा. जैसे कि मैंने तुम्हें भी वॉल्स का भी एग्जांपल दिया. तो मार्जिनल प्रोडक्शन जब तेज़ी से डिक्रीज़ होता है तो ज़रूरी नहीं कि MP भी डिक्रीज़ हो जाए, उतनी तेज़ी से डिक्रीज़ हो. MP जो है वो स्लोली कॉन्स्टेंटली ये आराम से डिक्रीज़ होता है. देखो जैसे ये बिल्कुल शार्पली डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन. ठीक है, ये है बात यहाँ पर. तो क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन MP राइजेस देन AP ऑल्सो राइजेस. When MP rises, then AP also rises, but when MP is more than AP. अगर MP AP से बड़ा है तभी AP राइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. This is the condition. When MP falls, then AP also fall. No, when MP is fall, देखो MP fall हो रहा है but AP is not falling. AP is still at the same rate. अगर AP सेम भी रह रहा है तो भी हम इसको मानेंगे कि ये फॉल नहीं हो रहा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड यूनिट पर तुम देखोगे एवरेज प्रोडक्शन सेम है. तो MP is falling but AP is not falling because MP is more than AP. So as long as MP is more than AP, AP will rise. When MP is less than AP, then AP will fall. तो अगर वो बोलेगा MP फॉल होता है तो क्या AP भी फॉल होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है. देखो MP यहाँ पर फॉल हो रहा है. आफ्टर सेकेंड यूनिट MP is falling but AP is not falling. ठीक है, AP is still at the same, still is maximum. देख लो थर्ड यूनिट पे AP मैक्सिमम है बट MP ने तो सेकेंड के बाद ही फॉल होना शुरू कर दिया. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं.
तो ये आपका चैप्टर की थ्योरी का चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, न्यूमेरिकल फिर हम करेंगे।